Welcome to all. Myself, Dr. Mayank Kumar Singh. This is a course name is Fundamental of Economics and Financial Market. This is a module 7, lecture 33. The topic which will be covered today, the firstly we just discuss the modern definition of national income. After that, the meaning of GDP. This is a one of main national income aggregate accounting identity. After that, the different method of measuring the GDP identities, there are different GDP identities, उन्हें हम देखेंगे, and also we will discuss what is the GDP deflector, एंड उसके बाद हम एक दूसरा नेशनल इनकम एग्रीगेट देखेंगे जिसे हम GNP कहेंगे, उसकी मीनिंग और उसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल फाइनली डिस्कस इन दिस क्लास द रिलेशन बिटवीन नेशनल इनकम एंड द नेशनल वेलफेयर। तो हमने पिछली की क्लासों में ये पढ़ा कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग कितना ज़रूरी है, नेशनल इनकम क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है और उसको मापने के तरीके क्या क्या हैं। लेकिन हमने उनकी परिभाषाओं में सिर्फ हमने कन्वेक्शनल परिभाषा ही डिस्कस की थी, जिसमें हमने पहली परिभाषा एडम स्मिथ की देखी, जिन्होंने कहा कि द नेशनल इनकम आर नेशनल income is just a aggregated quantity of goods and the services which is produced by the country's resources, money like labor and capital, on they engage with the national resources। और जितना एक साल के अंदर या एक पर्टिकुलर पॉइंट, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में उस देश का जो रिसोर्स है, लेबर और कैपिटल, वहाँ के नेशनल रिसोर्सेज को यूज़ करके जितना भी एक साल में वस्तुओं और सेवाओं का समग्र उत्पादन करता है, वह उस देश का नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय मानी जानी चाहिए। लेकिन हमने देखे थे कि उसमें बहुत सारे लिमिटेशन थे। उसके बाद हमने जो दूसरी परिभाषा देखी थी वो पीगू की थी, जिन्होंने इनकम बेस को अपना आधार बनाया किसी भी देश के राष्ट्रीय आय की गणना के लिए। और जो तीसरी कन्वेक्शनल अप्रोच में जो हमने अप्रोच को पढ़ा था, वो अप्रोच फीसर का था, और उन्होंने कहा कि द एक्सपेंडिचर इज़ अ वन ऑफ अ फेमस सिग्निफिकेंस मेजरिंग रॉड टू मेज़र द नेशनल इनकम ऑफ एनी कंट्री। उन्होंने कहा कि उत्पादन और आय के बिना भी हम नेशनल इनकम को नाप सकते हैं और वो व्यय का आधार है। लेकिन उनकी जो बुराई थी वो भी अपने आप में एक सिग्निफिकेंट क्रिटिसिज्म है, लिमिटेशन है, जिसमें हम सिर्फ जो है व्यय को आधार मानते हैं, उत्पादन को आधार नहीं मानते। ये तीनों जो अप्रोचेस हमने देखे थे, ये कन्वेक्शनल अप्रोच है। आज हम देखेंगे कि मॉडर्न अप्रोच क्या है। द मॉडर्न अप्रोच ऑफ अ नेशनल इनकम इज़ गिवन बाय द साइमन कुजनेट्स। then the Simon Kuznets is said that ki the national income is a total value of all goods and services which is produced in a country during a specific year, so is known as a national income by the Simon Kuznets. National income is calculating. How do we calculate the national income? तो Simon Kuznets ने कहा कि the national income is a sum of all the expenditure, income earning or the value added. It's included the income of all factors such as wages, interest, rent, profit. The national income is also known as a GDP अंडर द साइमन कुजनेट्स डिफिनीशन। अगर हम साइमन कुजनेट्स की डिफिनीशन को समझें तो जो नेशनल इनकम है वो होता है किसी भी देश में उस देश के लोगों के द्वारा किया गया व्यय, जिसे हम सी कहते हैं, उस देश की गवर्नमेंट के द्वारा किया गया टोटल एक्सपेंडिचर, उसे हम जी कहें, और आई, दिस इज़ अ इन्वेस्टमेंट, दिस इज़ अ कैपिटल पोर्टफोलियो, दिस इज़ अ कैपिटल पोर्टफोलियो इज़ नोन एज ऑल्सो द इन्वेस्टमेंट, एंड द एक्स माइनस एम, एक्स का मतलब हो गया निर्यात, द एक्सपोर्ट, माइनस एम, एम का मतलब हो गया आयात, एक्स माइनस एम का मतलब द नेट एग्रीगेट इनकम विच इज़ कम फ्रॉम अब्रॉड। इफ़ a nation have the higher export rather than its import, then दिस डिफरेंस वैल्यू इज सम इन अ नेशनल इनकम। यदि उस देश का निर्यात उस देश के आयात से बड़ा है तो यह जो डिफरेंस है ये नेशनल इनकम में जोड़ दिया जाएगा। बट इफ द इन द पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री इज एक्सपेंडिचर मोर ऑन देयर इम्पोर्ट रेदर देन द एक्सपोर्ट, तो ये जो डिफरेंस है ये माइनस में होगा और ये टोटल नेशनल इनकम से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो दिस इज़ अ मॉडर्न डिफिनीशन गिवन बाय द कुजनेट्स। अब हम अगर आगे अपनी बात को जारी रखें तो अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम एग्रीगेट। देन द नेशनल इनकम एग्रीगेट्स
are a composite value that measure the result of a country's economic activity from a particular perspective. The United Nations is a firstly introduced the national income aggregation measuring in 1947. सबसे पहले नेशनल इनकम एग्रीगेट की जो समस्या है इसको सबसे पहले यूएसए ने सॉल्व करने का प्रयास किया और कहा कि किसी भी देश के विकास को, किसी भी देश के इकोनॉमिक एक्टिविटी और इकोनॉमिक्स पोजीशन को यदि हमें समझना है तो हमें ये जानना होगा कि व्हाट इज़ अ नेशनल इनकम ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। उस देश की नेशनल इनकम क्या है, उस देश की पूरी राष्ट्रीय आय क्या है। और 1947 से ही राष्ट्रीय आय की बहस शुरू हुई कि राष्ट्रीय आय क्या है, उसको कैसे मापें। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय आय की गणना इससे पहले होती नहीं थी या इसके पहले इसकी कोई बात नहीं होती थी, बट इन अ साइंटिफिक मैनर we just measure the national income and just follow up what are the concept and what are the part are the types of the national income is after 1947 and it's एफर्ट ऑफ यूएसए। एक ये यूएसए का एक प्रयास था जिसे आज सभी दुनिया के देश फॉलो करते हैं। बेसिकली द नेशनल प्रोडक्ट is measures all the good and the services arising out the economic activity, while national income is sum of the all income as a result of a economic activity। इसका मतलब ये है कि यहाँ हमें दो शब्दों से अपनी बात को शुरू करना होगा। पहला है राष्ट्रीय उत्पाद और दूसरा जो शब्द है उसे हम कहेंगे राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? तो राष्ट्रीय उत्पाद किसी भी देश में किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ईयर में उस देश के अंदर जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है उनको अगर हम जोड़ दें तो उसे हम राष्ट्रीय उत्पाद कहेंगे। लेकिन अगर राष्ट्रीय आय शब्द का प्रयोग हम करें तो राष्ट्रीय आय किसी भी देश के सारे प्रोडक्शन फैक्टर को जो आय मिलती है, जो इनकम मिलती है ड्यू टू द एंगेजमेंट ऑफ द फैक्टर इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस, उनको हम जोड़ें तो उसे हम कहेंगे कि राष्ट्रीय आय। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये दोनों अलग हैं, दे आर द इक्वल एंड द सिनोनिम्स। तो अगर हम किसी भी देश के राष्ट्रीय उत्पाद को जोड़ें तो जो उसका आकार होगा वो उस देश की राष्ट्रीय आय के बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर नहीं है तो इट्स देयर इन सम एरर इन अ मेजरिंग और देयर इज अ एरर सम एग्रीगेशन। इसे हम एरर इन एग्रीगेशन कह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रीय उत्पाद शब्द का प्रयोग हो या राष्ट्रीय आय शब्द का प्रयोग हो, भले ही इनकी परिभाषाएं या इनमें जोड़े जाने वाले जो तत्व हैं, जो वेरिएबल हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इनका जो सम होगा, इनका जो टोटल होगा वो बराबर होगा। तो ऐसी स्थिति में जब हम नेशनल इनकम एग्रीगेट को समझना चाहते हैं तो वी हैव द सेवरल कॉन्सेप्ट ऑफ द नेशनल इनकम एग्रीगेट, जिन्हें हम अब आगे फर्दर पढ़ने का प्रयास और समझने का पूरा प्रयास करेंगे। तो जो सबसे पहला नेशनल इनकम एग्रीगेट में जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, जो कन्वेक्शनल अप्रोच भी है, जो सबसे पुराने समय से अभी तक चला आ रहा है, उसे हम कहते हैं जीडीपी। द जीडीपी इज नोन एज अ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं सकल घरेलू उत्पाद। चूंकि अपने नाम से ही ये समझ में आता है कि द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज फर्स्टली इंट्रोड्यूस बाय द सिस्टम ऑफ अ नेशनल अकाउंट। दिस इज अ डिपार्टमेंट ऑफ अ यूएसए। उन्होंने 1933 में सबसे पहले जीडीपी शब्द का प्रयोग किया और कहा कि जीडीपी इज अ स्टैंड फॉर अ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड द सर्विसेज। बट गुड्स एंड सर्विसेज को यहाँ हम दो बातों में बताना चाहेंगे। पिछली क्लासों में भी हमने समझ लिया है कि वस्तुओं की प्रकार क्या है। यहाँ जो गुड्स और सर्विसेज की बात हो रही है जीडीपी में, वो अंतिम वस्तु है। इसका मतलब उसके बाद उसका कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन उसका नहीं होगा, न उसके आकार में कोई परिवर्तन होगा, न ही उसकी गुणवत्ता में परिवर्तन होगा। तो अगर हम जीडीपी की परिभाषा देना चाहें तो हम कहेंगे कि दिस इज अ टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड द सर्विसेज which is produced by a particular country in a perfection or a specific period of time। स्पेशली हम एक साल में ही इसे मापते हैं। व्यवहारिक जगत में जीडीपी की जो गणना होती है वो एक साल के अंदर की जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जीडीपी किसी भी देश में एक वर्ष के भीतर उस देश के समस्त संसाधनों का प्रयोग करते हुए जो वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम रूप का उत्पादन होता है उसके बाजार मूल्य के जोड़ को कहते हैं। जैसे मान लिया कि अगर किसी भी देश में जो रिसोर्स हैं और जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनके सम्मिलित प्रयास से यदि 10,000 करोड़ वस्तुओं का 10,000 करोड़ रुपए का अंतिम वस्तुओं का उत्पादन हुआ और 5,000 करोड़ रुपए
के अंतिम सेवाओं का उत्पादन हुआ, तो अगर उस देश की जो जीडीपी है हम उसे 15,000 करोड़ रुपए कहेंगे, द 10,000 करोड़ इज जस्ट द प्रोडक्शन ऑफ द फाइनल गुड्स the goods, and there is a 5 crore production of a final services. Then we just add up the 10,000 plus 500 is known as a 15,000 crore of a GDP. लेकिन हमें यहाँ इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ GDP का आशय है उस देश के अंदर। इसका मतलब यह एक ओपन इकॉनमी नहीं, यह एक क्लोज इकॉनमी का कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब वी जस्ट calculated the sum of goods and the services in a particular territory। हम किसी सीमा के अंदर जो उत्पादन हो रहा है सिर्फ हम उसकी बात कर रहे हैं। अब अगर हम जीडीपी को मापने के तरीके में देखें तो हम पाएंगे कि जीडीपी को मापने के 3 तरीके होते हैं। पहला प्रोडक्शन, जिसे हम वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं। दूसरा जो अप्रोच है उसे हम इनकम अप्रोच कहेंगे। जो तीसरा अप्रोच है उसे हम एक्सपेंडिचर अप्रोच कहेंगे। अगर हम वैल्यू एडेड और प्रोडक्शन मेथड ध्यान में रखें तो देन प्रोडक्शन अप्रोच आर द आउटपुट अप्रोच कैलकुलेटिंग द जीडीपी by subtracting the value of the intermediary consumption from the value of output of a given industry or a sector. The value added is a difference between the two. To calculate the GDP for an economic territory, add up the value added for all the industry and the sectors. अगर हम किसी भी देश के जीडीपी को प्रोडक्शन और द वैल्यू एडेड अप्रोच से जोड़ना चाहते हैं तो इसमें उस देश के जितने भी बिजनेस फर्म्स हैं जो उत्पादन में तल्लीन है या उत्पादन में सक्रिय हैं, वो जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन कर रही हैं, उनका जो टोटल आउटपुट है उसको इंटरमीडिएटरी गुड माने उन वस्तुओं से हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में अपना स्वरूप खो देती हैं, जिन्हें हम उनके प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में काम में लाते हैं। तो जब टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम इंटरमीडिएटरी गुड से माइनस कर देंगे तो जो वैल्यू हमें मिलेगी वो वैल्यू होगी जीडीपी एज अ प्रोडक्शन अप्रोच। माने प्रोडक्शन मापनी विधि से वो उस देश की जीडीपी होगी। अगर हम इसे एक सिंबॉलिकली लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि टू द जीडीपी ऑफ अ पर्टिकुलर इकोनॉमी is to calculate the GDP for an economic territory is adding up all the industry and the sector। तो अगर मान लिया कि हम ये कहें कि the gross value added of a firm I is equal to the total output produced by a firm is a QI and minus the value of the intermediary goods known as a ZI। तो इसका मतलब अगर उस पूरा जो फर्म और इंडस्ट्री और बिजनेसेस मिलके अगर QI वस्तु का उत्पादन कर रही हैं और जो इंटरमीडिएटरी गुड है अगर उनका जो टोटल वैल्यू वो ZI है तो उस देश की जो जीडीपी होगी वो होगी QI माइनस ZI। तो दिस इज़ अ प्रोडक्शन अप्रोच ऑफ अ जीडीपी। और अगर हम इनकम अप्रोच की बात करें, अगर हम इनकम अप्रोच से अपने को देखने का प्रयास करें तो द इनकम अप्रोच ऑफ अ जीडीपी इज़ अ एडिंग टुगेदर। तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को ऐड करते हैं, लेकिन वो इनकम में क्या क्या चीज़ें ऐड होंगी? द फर्स्ट द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ अ कंपनीज एंड द सेल्फ एम्प्लॉयड। जो कंपनीज हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो फर्म है, वो कितना लाभ कमाती हैं, उसमें हम जोड़ देंगे द वेजेस ऑफ द एम्प्लॉयर। जो एम्प्लॉयर जो लोगों को सर्विस देता है, एम्प्लॉइज़ जिन्हें हम लेबर के रूप में या हम एम्प्लॉई के रूप में जानते हैं, तो उन्हें जो हम वेज देते हैं या हम सैलरी देते हैं उनको ऐड कर देंगे। प्लस ऑल द टैक्सेस लाइक वैट, लाइक इनडायरेक्ट टैक्सेस। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सरकार सब्सिडीज़ भी देती हैं। जैसे मान लिया सब्सिडीज़ का आशय ये है कि अगर किसी भी चीज़ का उत्पादन अगर बड़े लागत पर हो रहा है तो उसकी कीमत भी बड़ी हो जाएगी, लेकिन कभी कभी सरकार वेलफेयर की नीयत से उसकी कीमतों को कम करने का आग्रह कंपनियों से करती है और जो बीच का जो लागत अंतर होता है उसे सरकार सब्सिडी के रूप में वहन करती है। तो उस सब्सिडी को हम उसमें से माइनस कर देते हैं। इसका मतलब इसमें 3 चीज़ें ऐड होती हैं और एक चीज़ माइनस होती है, तो ये इनकम अप्रोच की जीडीपी हो जाती है। और अगर हम एक्सपेंडिचर अप्रोच से जीडीपी को मापने का प्रयास करेंगे तो एक्सपेंडिचर अप्रोच में हम जो चीज़ें जोड़ते हैं वो है द कंज्यूमर एक्सपेंडिंग बाय इंडिविजुअल पर्सनल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। उस देश के जो लोग मिलके एक साथ बाजार में जो वस्तुओं को कंज्यूम करने के लिए जो खर्च करते हैं वो, प्लस नेट एक्सपेंडिचर बाय अ सेंट्रल एंड द लोकल गवर्नमेंट जो खर्च करती है चीज़ों वस्तुओं को खरीदने के लिए। भाई गवर्नमेंट को भी चीज़ों को खरीदने की आवश्यकता पड़ती है। इट्स ऑल्सो एडिंग
इन एक्सपेंडिचर अप्रोच, ऑल्सो प्लस ऑल द कैपिटल एक्सपेंडिंग। जैसे मान लिया कि बिल्डिंग बनाने में, मशीन को बनाने में जो हम कैपिटल एक्सपेंडिंग करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, इज ऑल्सो सम इन एक्सपेंडिचर अप्रोच, प्लस द इनकम ऑन एक्सपोर्ट, और जो आयातों से हमें जो आय हो रही है वो हम इसमें जोड़ देते हैं, और माइनस एक्सपेंडिचर ऑन इम्पोर्ट, माने एक्सपोर्ट से हुई आय और इंपोर्ट पर किया गया खर्च। तो जो इंपोर्ट पर हम खर्च करते हैं उसे हम माइनस कर देते हैं। तो इसमें चार चीज़ों को जोड़ते हैं। तो मान लिया हमने जो कंज्यूमर का जो एक्सपेंडिचर है उसे हम अगर CI कहें, और अगर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को GI कहें, और इन्वेस्टमेंट इन अ कैपिटल गुड्स को हम II कहें, एंड द इम्पोर्ट को अगर हम MI कहें तो उसे हम माइनस करें, एंड द एक्सपोर्ट इज़ XI, तो इसे हम प्लस करेंगे, एक माइनस कर देंगे। तो GDP का जो एक्सपेंडिचर अप्रोच है उसे हम GDP एज अ मार्केट प्राइस भी कहेंगे। तो द GDP इज नोन एज अ CI प्लस GI प्लस II प्लस X माइनस M, दिस इज एक्सपेंडिचर अप्रोच। अगर हम अब GDP के आइडेंटिटीज़ को देखें तो GDP की 3 आइडेंटिटीज़ फेमस हैं। पहला ग्रास वैल्यू एडेड, जिन्हें हमने देख लिया कि आउटपुट माइनस इंटरमीडिएटरी कंजम्पशन, तो इसे हम कहते हैं द GDP इज अ ग्रास वैल्यू एडेड GDP। और ग्रास वैल्यू एडेड GDP को ही हम कहते हैं GDP एज फैक्टर कॉस्ट, जिसे हम बेसिकली लिखते हैं GDP एट फैक्टर कॉस्ट। इसे हम इस तरीके से लिखते हैं। और लेकिन ऐसा नहीं है, GDP एट फैक्टर कॉस्ट इज नॉट अ अल्टीमेट आइडेंटिटी। एक और आइडेंटिटी होती है जिसे हम कहते हैं GDP एट मार्केट प्राइस। GDP एट मार्केट प्राइस में हम क्या करते हैं, द फैक्टर कॉस्ट की GDP को के साथ हम टैक्स को जोड़ देते हैं और सब्सिडी को माइनस कर देते हैं। इसका मतलब GDP इज अ मार्केट प्राइस इज नथिंग बट द इनकम अप्रोच। जो इनकम अप्रोच का जो GDP है वही GDP एज मार्केट प्राइस है। लेकिन जब हम बात करते हैं GDP, चाहे वो फैक्टर कॉस्ट पे हो चाहे वो मार्केट प्राइस पे हो, उसके दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक तो करेंट प्राइस लेवल पर और दूसरा कांस्टेंट प्राइस लेवल पर। करेंट प्राइस लेवल पर जो GDP होगी उसे हम नॉमिनल GDP कहते हैं, और जो कांस्टेंट प्राइस पे जो GDP हम देखते हैं हम उसे रियल GDP कहते हैं। इसमें अंतर क्या है, नॉमिनल GDP को का मतलब होता है हम उस देश का जो GDP जो मेज़र हो रहा है उस पर्टिकुलर पीरियड में जो प्राइस लेवल है उस पे कैलकुलेट हो रहा है। लेकिन होता क्या है कि अगर उस देश में इन्फ्लेशन है तो प्राइस लेवल हाई है, तो उत्पादन भले ही कांस्टेंट हो लेकिन GDP बढ़ी हुई दिखेगी। क्यों? क्योंकि प्राइस लेवल हाई है। मान लिया कि किसी भी देश में डिफ्लेशन है, अगर अपस्फीति की स्थिति है, ऐसी स्थिति में देयर इज ए ट्रेंड टू द डिक्रीजमेंट इन अ प्राइस। ऐसी स्थिति में द वैल्यू ऑफ द GDP, भले ही प्रोडक्शन बढ़ रहा है बट द वैल्यू ऑफ द GDP इज गोइंग डाउन। तो ऐसी स्थिति में नॉमिनल GDP इज नॉट जस्ट फोकस ऑन द पर्टिकुलर हेल्थ ऑफ अ इकोनॉमी। वो GDP का एक पर्याप्त और अनबायस्ड स्वरूप नहीं पेश करते, ये बायस्ड हो जाते हैं क्योंकि ये कीमतों से प्रभावित होते हैं। ऐसी स्थिति में हमें GDP के उस स्वरूप को देखना होगा जो प्राइस से कांस्टेंट हो, जो प्राइस से स्वतंत्र हो, तो उन्हें हम कहते हैं द GDP ऑन अ कांस्टेंट प्राइस। इसका मतलब इसमें हम एलिमिनेट कर देते हैं द इफेक्ट ऑफ प्राइस, इसमें हम प्राइस इफेक्ट को एलिमिनेट कर देते हैं। उसके लिए जो हम यूज़ करते हैं उसे हम GDP डिफ्लेक्टर कहते हैं, और GDP डिफ्लेक्टर लगाने के बाद हम जो GDP पाते हैं उसे हम रियल GDP कहेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं कि GDP डिफ्लेक्टर क्या है। GDP डिफ्लेक्टर इज़ अ टूल दैट इज़ यूज टू मेज़र द प्राइस चेंजेज ओवर द टाइम। माने कि समय के साथ जो कीमतें बदलती हैं वो उसको मेज़र कर देता है, और इसी की वजह से हम प्राइस इफेक्ट को एलिमिनेट करने में सहायक हो पाते हैं। एंड इट्स ऑल्सो नोन एज अ प्राइस GDP प्राइस डिफ्लेक्टर आर इम्प्लिसिट GDP प्राइस डिफ्लेक्टर। It measures the change in price for all the goods and the services produced by an economy. It's measure inflation, are price going up, are the deflation scenario when the price going down. तो ये फार्मूला है कि अगर किसी भी देश की रियल GDP किसी भी समय निकालनी हो तो बराबर होती है नॉमिनल GDP इनटू बेस ईयर इंडेक्स डिवाइडेड बाय द डिफ्लेक्टर इंडेक्स। अब अगर हम डिफ्लेक्टर को निकालना चाहें तो डिफ्लेक्टर इज फॉर द पर्टिकुलर ईयर इज इक्वल टू द नॉमिनल आर द करेंट प्राइस GDP डिवाइडेड बाय द रियल आर द कांस्टेंट प्राइस GDP इनटू 100। अगर हम इसे एक फार्मूले से समझना चाहें तो हम मान लिया ये समझते हैं कि किसी भी देश की अगर GDP को हम माप रहे हैं, तो अगर हम 2022 में अगर हम GDP लें तो रियल GDP
फॉर अ पर्टिकुलर ईयर, सपोज 2022, तो अगर मान लिया कि द नॉमिनल जो जीडीपी है वो उस देश की 6 लाख करोड़ है, तो 6 लाख करोड़ इंटू द बेस ईयर इंडेक्स, तो बेस ईयर का इंडेक्स हमेशा 100 होता है इन स्टैट्स। बेस ईयर का जो भी इंडेक्स होगा, चाहे हम जो भी इंडेक्स देखें, चाहे प्राइस इंडेक्स, चाहे इनकम इंडेक्स, अगर बेस ईयर की बात करें तो वो 100 होगा। मान लिया कि देयर इज अ 300 ऑफ अ इंडेक्स ऑफ अ करेंट ईयर, तो दिस इज अ फार्मूला, और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो इज द प्रोड्यूस द 2 लाख करोड़। इसका मतलब उस देश की जो नॉमिनल जीडीपी है वो 6 लाख करोड़ है, लेकिन जब हम इसमें से प्राइस को कांस्टेंट करेंगे, प्राइस इफेक्ट को निकालेंगे, तो हमारे पास जो जीडीपी बचेगी वो होगी 2 लाख करोड़, जो रियल जीडीपी होगी। अब जब हम जीडीपी को लिखते हैं तो हमारे पास डिफरेंट जैसे अकाउंट्स होते हैं। तो जैसे मान लिया कि हमारे मन में ये हो सकता है कि हम इसे किस तरीके से दिखा सकें, तो हम यहाँ देख सकते हैं। जैसे मान लिया हमने ये कहा कि दिस इज़ अ पर्टिकुलर, ये एक पर्टिकुलर है। अब हमने मान लिया कि देयर इज़ अ 3 सेक्टर, फर्स्ट एग्रीकल्चर, दूसरी इंडस्ट्री, और तीसरा इज़ अ सर्विस। देयर इज़ अ 3 सेक्टर इन अ पर्टिकुलर कंट्री। अब अगर हम यहाँ बात करें द टोटल आउटपुट, वो जो सेक्टर है उसका टोटल आउटपुट क्या है, और उस आउटपुट में इंटरमीडिएटरी गुड कितने हैं, तो इंटरमीडिएटरी गुड यहाँ हम निकाल देते हैं, एंड द टोटल, इसमें हम जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये टोटल हो गया। हम मान लिया कि एग्रीकल्चर सेक्टर में देयर द 30 करोड़ is a total output, but the agriculture sector is used the 10 crore as a intermediary goods, then the total value added is 20. Like that, if the industry use 70 crore production as a output and use the 25 crore as a intermediary good, then the 45 crore only the total value add. इसी तरीके से अगर हम सर्विस सेक्टर भी अगर 100 करोड़ का वस्तु या सेवा अगर निर्गत कर रहा है और उसके लिए 30 करोड़ की अगर इंटरमीडिएटरी गुड्स का प्रयोग कर रहा है, तो उसमें जो वैल्यू एडेड है वो सिर्फ 70 करोड़ ही है। अगर हम इसे टोटल करें तो देयर इज अ 2 करोड़ आउटपुट फॉर अ पर्टिकुलर इकोनॉमी, बट बाय यूजिंग द 65 करोड़ ऑफ द इंटरमीडिएटरी गुड, तो जो जीडीपी है वो फैक्टर कॉस्ट पे सिर्फ 135 करोड़ है, जो हमारे वैल्यू एड को दिखा रही है। अब अगर इसी को हम इनकम से देख लें, तो मान लिया कि जो वेज है, जो इनकम ऑफ अ लेबर है, तो अगर मान लिया कि किसी भी देश में लेबर को मान लिया किसी भी समय हम जो दे रहे हैं वो 25 करोड़ रुपया दे रहे हैं इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस। रेंट, किराए में हमने जो दिया वो है हमारा 35 करोड़। उसी के साथ अगर हमने प्रॉफिट की बात की तो हमने प्रॉफिट दिया जो है 40 करोड़। और उसके बाद अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट हमने मान लिया दे दिया 25 करोड़। अब डिप्रिसिएशन, इसमें डिप्रिसिएशन, भाई मशीनें चल रही हैं तो उनकी एक आयु होती है, तो डिप्रिसिएशन भी अगर हम ऐड कर दें अगर वो 5 करोड़, और इनडायरेक्ट टैक्सेस वो है हमारा 10 करोड़, और हमारी जो सब्सिडी वो गवर्नमेंट दे रही है वो है 5, तो ये जो सब्सिडी है ये उसमें से माइनस हो जाएगी, और अगर हम इसे ऐड करें तो ये भी 135 होगी। इसका मतलब ये है, यहाँ मैं ये दिखाने का प्रयास आपको कर रहा हूँ कि जो जीडीपी मापने के जो तीनों तो तरीके तो अलग अलग होते हैं, लेकिन जो उनका सम होता है, जो वो उनकी जो वैल्यू होगी वो तीनों बराबर होगी। तो प्रश्न होता है कि फिर हम 3 तरीके पढ़ते क्यों हैं? द 3 मेथड्स इज जस्ट फॉर द क्रॉस चेक। इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू जीडीपी के जो हमारे वैल्यू एडेड मेथड में आएगी वही वैल्यू हमारी एक्सपेंडिचर और इनकम मेथड में आनी चाहिए। अगर वो नहीं आ रही है तो इसका मतलब देयर आर सम एरर, यहाँ कोई एरर है। तो ये मैंने दिखाने का प्रयास किया। अब अगर हम आगे चलें और हम ये जानना चाहें कि इन इंडियन सिनारियो व्हाट इज़ अ करेंट ट्रेंड, माने हम जीडीपी को कैसे देखते हैं, तो भारत एक्सपेंडिचर और आउटपुट मेथड से जीडीपी को कैलकुलेट करता है। भारत का जो डिपार्टमेंट इसे कैलकुलेट करता है उसे हम सीएसओ कहते हैं, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये मंथली बेसिस पे जीडीपी को कैलकुलेट करता है, बाद में उसे क्वार्टरली बेसिस पे ऐड करता है, और चारों क्वार्टर को ऐड करके हम एक साल की पूरी जीडीपी निकाल लेते हैं। अब प्रश्न आता है कि आंकड़े जुटाए कहाँ से जाते हैं? तो जैसे लेबर फोर्स वेज और सैलरी का डेटा लेबर फोर्स सर्वे से जुटा लिया जाता है, कंजम्पशन का डेटा हाउस होल्ड बजट सर्वे से ले लिया जाता है, और इसी के साथ साथ टैक्स का डेटा रेवेन्यू कमिश्नर एंड द अदर गवर्नमेंट बॉडीज़ से हम डेटा कलेक्ट करते हैं और हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। अब अगर हम दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ चलें तो हम उसे कहेंगे जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीडीपी में हमने ये देखा कि द जीडीपी इज सम ऑफ द फाइनल गुड्स एंड द सर्विसेज, द मार्केट वैल्यू
of final goods and services which is produced by a particular nation in a closed economy. लेकिन अगर हम इसमें आयात और निर्यातों से होने वाले अगर शुद्ध आय को भी अगर ऐड कर दें तो इट्स नोन एज अ जीएनपी। तो यहाँ हम फार्मूले में भी देख सकते हैं कि द जीएनपी इज नथिंग बट द जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। एक्स माइनस एम को हम कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब जो नेट फैक्टर इनकम ऑफ अब्रॉड है, इसका जो डिफरेंस है उसकी दो संभावनाएं हमेशा बनेंगी, या तो ये पॉजिटिव होगा या तो ये निगेटिव होगा। यदि अगर किसी भी देश में उसके जो निर्यात हैं वो उसके आयात से ज़्यादा हैं तो जो जीडीपी है वो हमेशा जीएनपी से छोटी होगी, माने जीएनपी इज़ ग्रेटर देन द जीडीपी। लेकिन अगर आयात हमारे कम है और अगर हमारे निर्यात अगर कम है, इफ़ जस्ट हायर इम्पोर्ट, तो ये जो हमारा डिफरेंस है ये माइनस में होगा और ये जीडीपी से माइनस होगा। इट मीन्स जीडीपी इज़ ग्रेटर देन द जीएनपी। जीएनपी के भी तीन मेथड हो सकते हैं, जैसे जीडीपी के 3 मेथड थे। इनकम मेथड, तो इनकम मेथड के जीडीपी में हम वेज, सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट। कॉर्पोरेट को 2 प्रॉफिट होते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटेड और दूसरा अनडिस्ट्रीब्यूटेड। तो वी जस्ट एडिंग द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स एंड द डिप्रिसिएशन। अगर इन सब को हमने जोड़ दिया तो दिस इज अ जीएनपी in a income method. The private consumption expenditure, gross domestic private investment, net foreign investment and the government expenditure on a goods and services is a particular factors which is included in the expenditure methods, and the GNP by the value added is equal to the GDP by value added plus x minus m, मतलब net income from the abroad. तो this is a different मेजरमेंट मेथड ऑफ अ जीएनपी। अगर हम जीएनपी की आइडेंटिटी को भी देखें तो जीएनपी की भी 2 आइडेंटिटी है। पहला, जीएनपी एज अ मार्केट प्राइस। तो जीएनपी इज अ मार्केट प्राइस इज नथिंग बट द जीडीपी इज मार्केट प्राइस प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड एक्स माइनस एम। लेकिन अगर हम जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट की बात करें तो जीडीपी एज फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू जीएनपी इज अ मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। यदि हम एक छोटा सा उदाहरण लें, अगर हम ये कहें कि किसी भी देश की जो जीएनपी एट मार्केट प्राइस है वो मान लिया कि 97,000 करोड़ है, एंड द इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ अ पर्टिकुलर collection of a particular country is a 10,000 crore, and the subsidies which is given by the particular government to the corporate house where the economic welfare is a 9,000 crore। तो जो हमारी जीएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट होगा वो होगा 97,000 प्लस 10,000 माइनस 9,000। तो जो टोटल हमारी जो जीएनपी एज अ फैक्टर कॉस्ट होगी वो होगी 96 करोड़। तो दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ जीएनपी एट अ मार्केट प्राइस एंड अ फैक्टर कॉस्ट। अब अगर हम ये देखें कि नेशनल इनकम एग्रीगेट और नेशनल वेलफेयर में क्या अंतर होता है, तो हम अगर अपनी बात को शुरू करना चाहें तो हम ये देखते हैं कि नेशनल इनकम और वेलफेयर में बहुत सीधा संबंध होता है। इसको 2 तरीके से देख सकते हैं। पहला, चेंज इन द वैल्यूम ऑफ नेशनल इनकम, दूसरा चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। तो वैल्यूम चेंज का मतलब ये होता है कि अगर वैल्यूम चेंज हो रहा है, यदि नेशनल इनकम बढ़ रही है तो वेलफेयर बढ़ेगा, अगर ये कम हो रही है तो ये कम हो जाएगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम इनसे सहमत नहीं हो सकते। अगर हम दूसरी बात करें तो दूसरा ये हो सकता है कि जो नेशनल इनकम है उसमें सिर्फ वैल्यूम के साथ साथ उसके डिस्ट्रीब्यूशन को भी देखना चाहिए कि नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, वो अमीरों से गरीबों की तरफ है या गरीबों से अमीरों की तरफ है। यदि नेशनल इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अगर गरीबों से अमीरों की तरफ है तो वो कल्याण में कमी लाएगा, लेकिन अगर वो अमीरों से गरीबों की तरफ है, अगर प्रोग्रेसिव है तो वो कल्याण को बढ़ाएगा। वैसे ही वैल्यूम ऑफ नेशनल इनकम यदि कम हो रही है तो कल्याण कम होगा, यदि बढ़ रही है तो कल्याण ज़्यादा होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये चीज़ों को सही ढंग से व्याख्या नहीं कर पाता। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो जीडीपी में इंक्लूड नहीं होती लेकिन वो वेलफेयर में इंक्लूड होती हैं। जैसे मान लिया लेज़र, आराम हम करेंगे तो उत्पादन नहीं करेंगे तो ये जीडीपी का हिस्सा तो नहीं होगा, लेकिन हम आप सब जानते हैं कि आराम करने से हमारा कल्याण होता है। तो आराम करना, काम से अगर हमें थोड़ी सी राहत मिल जाए तो हमारे काम करने का उत्साह बढ़ जाता है। यदि कोई आदमी दिन में 10 घंटे 12 घंटे काम करता है तो वो थक जाता है
और उसका कल्याण प्रभावित होता है, कल्याण कम होता है। लेकिन अगर उसे थोड़ा आराम करने का समय मिल जाए तो उसके अगले दिन की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। लेकिन इसे आराम को हम जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते। दिस इज़ अ फर्स्ट लिमिटेशन। क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन स्तर, जैसे मान लिया कि हम शहर में रहते हैं, भले ही हमारी आय ज़्यादा है लेकिन हमें सुकून नहीं है, वातावरण में प्रदूषण है, शोर है। लेकिन जो गांव में आदमी रहता है वो सुकून से रह रहा है, उसकी आय भले ही कम है लेकिन वो सुकून से है। उसका कल्याण शहर में रहने वाले लोगों से ज़्यादा है। लेकिन जीडीपी में शहर के लोगों की आय जोड़ी जाएगी, गाँव की अगर आय जोड़ी गई तो गाँव इज़ बैकवर्ड रेदर देन द अर्बन एरिया। नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन, कभी कभी नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन भी कल्याण को बढ़ाते हैं। जैसे किसी को हमने किसी के लिए कोई काम कर दिया, किसी की मैंने सहायता कर दी, तो उसका कल्याण बढ़ेगा, लेकिन वो पैसे के रूप में नहीं है तो वो जीडीपी का हिस्सा नहीं होगा, लेकिन वो वेलफेयर का हिस्सा होगा। एक्सटर्निटीज़ जैसे होता है कि वो चीज़ें जो किसी भी चीज़ के उत्पादन में किसी दूसरे की लागत या लाभ से प्रभावित होता है। जैसे मान लिया कि वी हैव अ गार्डन, तो उस गार्डन को देख के हमें सुकून मिलता है, लेकिन अगर बगल में एक फैक्ट्री खुल गई तो प्रदूषण से हमारा गार्डन खराब हो जाएगा। तो दिस इज़ एक्सटर्निटीज़। तो एक्सटर्निटीज़ अगर पॉजिटिव है तो वेलफेयर बढ़ेगा, यदि कम हो रहा है तो वेलफेयर माइनस होगा। वैसे स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ लाइफ, हमारे जीवन जीने का स्तर जो होगा वो भी हमारे कल्याण को प्रभावित करता है, लेकिन वो जीडीपी में नहीं होता। तो दो अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था टोबिन और नॉर्शोव। उन्होंने 1972 में एक न्यू इकोनॉमिक वेलफेयर किया, जिसे NEUW कहते हैं। और उन्होंने देखा कि 1965 में जब उन्होंने अमेरिका के संदर्भ में न्यू इकोनॉमिक वेलफेयर जब कैलकुलेट किया, मैंने लेज़र, क्वालिटी ऑफ लाइफ, नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन, एक्सटर्निटीज़ एंड द स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ लाइफ को जब ऐड करके उन्होंने जब वैल्यू निकाली उस देश के नेशनल इनकम की, तो $1200 बिलियन अमेरिका की नेशनल इनकम थी न्यू इकोनॉमिक वेलफेयर के तरीके से, जो उस पर्टिकुलर 1965 के जीडीपी से 2 गुना ज़्यादा थी। तो इट मीन्स दैट देयर इज़ सम लेकुनाज इन अ जीडीपी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये वेलफेयर को नहीं नापता है, थोड़ी चीज़ें छूट जाती हैं, बट जीडीपी एंड द जीएनपी इज़ वन ऑफ अ बेस्ट इंडिकेटर टू मेज़र द नेशनल इनकम। तो इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम नेशनल इनकम एग्रीगेट के और भी विभिन्न आयामों को विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।